नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विभोर और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है लर्न लॉ विद विभोर। तो हम लोग लीगल एथिक्स एंड कोड क्राफ्ट की एक सीरीज़ लेकर के चल रहे थे, जहां हम लोगों ने एडवोकेट्स के बारे में बात करी थी। हम लोगों ने फिर सुप्रीम कोर्ट रूल्स देखे थे। आज की इस वीडियो पर हम लोग दिल्ली हाई कोर्ट रूल्स देखने वाले हैं। दिल्ली हाई कोर्ट रूल्स देखने से पहले हमें एक बैकग्राउंड की ज़रूरत है। अब अभी बैकग्राउंड क्या है? 1947 पर इंडिया आज़ाद हुआ। 1947 से पहले इंडिया की जो कैपिटल थी, 1911 से पहले जो इंडिया की कैपिटल थी वो थी आपकी कलकत्ता। 1911 तक कलकत्ता कैपिटल थी और 1911 में कैपिटल को कलकत्ता से शिफ्ट कर कर हम लेकर के आ गए दिल्ली पर। तो 1911 के बाद जो दिल्ली थी वो इंडिया की कैपिटल बन गई। उससे पहले इंडिया की कैपिटल कलकत्ता थी। ठीक है। तो जो दिल्ली हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट तब एग्जिस्टेंस पर नहीं था। तो उस टाइम पर क्या हुआ करता था? उस टाइम पर एक कोर्ट हुआ करती थी जिसका नाम है चीफ्स कोर्ट ऑफ पंजाब। चीफ्स कोर्ट ऑफ पंजाब जो एक कोर्ट है, चीफ कोर्ट ऑफ पंजाब, इसका जो जुरिस्डिक्शन था, इस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन दिल्ली के ऊपर भी था। ठीक है। उसके बाद कुछ चेंजेस निकल कर के आए। ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ 1911 से पहले की। जिस टाइम में चीफ कोर्ट ऑफ पंजाब थी, ये 1911 से पहले की बात है। अब 1911 पर क्या हुआ? जब 1911 पर चीज़ निकल कर के आई तो 1919 के आसपास आते हुए जब दिल्ली कैपिटल बन गई थी, उसके बाद एक नई कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट करा गया जिसका नाम था हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट लाहौर। एक हाई कोर्ट बना दी गई, हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट लाहौर। लाहौर पर एक हाई कोर्ट बना दी गई। अब जब लाहौर में हाई कोर्ट बनी तो जो दिल्ली का जुरिस्डिक्शन था 1919 पर, वो इस कोर्ट के अंदर आ गया। ठीक है। अभी जो हाई कोर्ट थी इसके अंदर पंजाब एंड दिल्ली दोनों के केसेस कवर हुआ करते थे। अब हुआ क्या कि 1946-47 के आसपास फिर हमारा पास कैबिनेट मिशन प्लान बैठा। 47 पर हम लोग आज़ाद हो गए। जब हम 47 पर आज़ाद हुए, जो ये लाहौर था, ये लाहौर चला गया पाकिस्तान के पास। ठीक है। जो ये लाहौर था ये चला गया पाकिस्तान के पास। जब पाकिस्तान के पास चला गया तो फिर अब दिल्ली से इसका मतलब रहा नहीं। तो उस टाइम को कवर अप करने के लिए फिर एक नई कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट करी गई जिसका नाम था हाई कोर्ट ऑफ ईस्ट पंजाब। हाई कोर्ट ऑफ ईस्ट पंजाब, ये हमारी बेसिक हिस्ट्री है हाई कोर्ट ऑफ ईस्ट पंजाब की। फिर उसके बाद हाई कोर्ट ऑफ ईस्ट पंजाब को इस्टेब्लिश कर दिया गया। जब हाई कोर्ट ऑफ ईस्ट पंजाब को बना दिया गया तो ये कोर्ट जो जुरिस्डिक्शन पंजाब और दिल्ली का था, जो पार्ट इंडिया पर पंजाब और दिल्ली का रहा, उसको देखना इस कोर्ट ने शुरू कर दिया। उस जो जुरिस्डिक्शन इस कोर्ट का था, हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट लाहौर का, ये जुरिस्डिक्शन इंडिया की पर्सपेक्टिव पर आ गया हाई कोर्ट ऑफ ईस्ट पंजाब के पास। जब जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट ऑफ ईस्ट पंजाब के पास आया तो उसके बाद क्या हुआ? फिर एक नया एक्ट पास करा गया। जिस एक्ट के बाद क्या हुआ, जिस एक्ट को हम कहते हैं रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। और इस एक्ट के तहत क्या हुआ? जो पंजाब था, पंजाब बन गया एक स्टेट और दिल्ली बन गई एक यूनियन टेरिटरी। आपको पता है पंजाब एक स्टेट है और दिल्ली यूनियन टेरिटरी है। तो जब पंजाब और दिल्ली अलग अलग हो गए तो इस टाइम तक भी जो दिल्ली थी, इसका जो जुरिस्डिक्शन था वो इसी कोर्ट के पास था, हाई कोर्ट ऑफ पंजाब के पास। बट उसके बाद एक सितंबर 1966 को पार्लियामेंट ने एक नया लॉ पास करा जिसका नाम था दिल्ली हाई कोर्ट एक्ट। सितंबर 1966 पर जब दिल्ली हाई कोर्ट एक्ट पास हो गया, उसके बाद एक नया हाई कोर्ट स्टैब्लिश करा गया अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट। सेक्शन 3 जो इस एक्ट का है, उसने इस्टेब्लिश करा दिल्ली हाई कोर्ट को। जब दिल्ली हाई कोर्ट स्टैब्लिश कर दिया गया, उसके बाद जो दिल्ली का जुरिस्डिक्शन इस कोर्ट के पास था वो आ गया दिल्ली हाई कोर्ट के पास।
ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एक जनरल पर्सपेक्टिव की जो कवर करेगा हम लोगों का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की बात हम करेंगे, ठीक है। अब दिल्ली हाई कोर्ट का जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है उसे कहाँ से मिलता है? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन देखो, हाई कोर्ट अपील की मैटर्स भी लेता है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। अपील मैटर्स हाई कोर्ट के पास जाते हैं एज पर CPC CRPC, अलग अलग लॉज हैं। बट उसके अलावा कुछ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी कोर्ट्स का होता है। अब सबसे पहले जब हम ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं किसी भी हाई कोर्ट के, हमको बात करनी पड़ेगी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 226 जो है वो बात करता है रिट पेटिशंस की, जहाँ रिट पेटिशंस को फाइल करा जाता है फॉर द पर्पज ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो जो 226 के अंदर हमारे पास 5 रिट्स हैं, वो हम ओरिजिनली दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर फाइल कर सकते हैं। उसके अलावा जो अलग पावर दी गई दिल्ली हाई कोर्ट को वो मिली दिल्ली हाई कोर्ट एक्ट से, और जो तीसरी पावर दिल्ली हाई कोर्ट को मिली वो मिली दिल्ली हाई कोर्ट रूल से। तो जब हम बात करते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की तो हमको इनको ध्यान पर रखना पड़ेगा। अब हमने बोला दिल्ली हाई कोर्ट एक्ट के सेक्शन 3 ने दिल्ली हाई कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट करने का काम करा है, और इसी एक्ट का जो सेक्शन 5 है वो बात करता है पेक्यूनरी मैटर्स की। पेक्यूनरी मैटर्स जो भी होंगे वो सेक्शन 5 के अंदर कवर हैं कि कितने रुपए के पेक्यूनरी मैटर को आप कवर कर सकते हो। बट जब हम सेक्शन 5 पढ़ेंगे, अब देखो जितने भी हमारे अलग अलग स्टेट्स के अंदर हाई कोर्ट हैं वहाँ हम बेसिकली रिट पेटिशंस पर जाते हैं, हम अपील्स पर जाते हैं। बट दिल्ली हाई कोर्ट एक ऐसा हाई कोर्ट है जहाँ पर को हम लोग ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को लेते हुए भी जा सकते हैं। इसके अलावा हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद, हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता, हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे के पास भी पावर है कि वो ओरिजिनली अपने वहाँ को सूट को इंटरटेन कर सके। जैसे मैं अगर बात करूँ हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड की, तो हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड के पास पावर नहीं है कि ओरिजिनली कोई सूट को ट्राई करे। वो अपील पर ट्राई कर सकता है, वो कोई रिट मैटर पर ट्राई कर सकता है ना, या फिर वो कोई और चीज़ को लेते हुए उस मैटर को ट्राई कर सकता है। बट ओरिजिनली जो सूट फाइल होगा वो हाई कोर्ट में नहीं होगा। बट दिल्ली हाई कोर्ट के केस पर ऐसा होता है। अब हाई कोर्ट ऑफ अगर हम 214 आर्टिकल 214 पढ़ेंगे तो आर्टिकल 214 बात करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट की। तो जो हाई कोर्ट पहले के थे जिनके पास जो पावर्स थी, पावर्स कैरी फॉरवर्ड हो गई। तो हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद, हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता, हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे, इनके पास कुछ एडिशनल पावर्स हैं। बट जब हम बात करते हैं दिल्ली हाई कोर्ट की, ये बाद में आया, बट इसके पास पावर कैसे, इसको समझने के लिए हमको देखना पड़ेगा हमारा आर्टिकल 241। अब ऐसे याद कर सकते हो जो हाई कोर्ट के स्टैब्लिशमेंट है वो 214 पर है, और 241 के हिसाब से दिल्ली हाई कोर्ट की पावर बनी है। अब क्यों बनी है? क्योंकि जब हम 241 पढ़ेंगे वो बात करता है यूनियन टेरिटरीज़ की, ठीक है। तो मैं आपको एक सेकेंड दिखा देता हूँ। ये है 241, हाई कोर्ट फॉर यूनियन टेरिटरीज। Parliament may by law constitute a high court for a union territory or declare any court in any such territory to be a high court for all or any of purpose of this constitution। जब हम बात करते हैं चंडीगढ़ की, है ना, तो उस केस में आप 1 में जा सकते हो। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है 2। द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 5 ऑफ पार्ट 6 शेल अप्लाई इन रिलेशन टू एवरी हाई कोर्ट referred to in clause 1 as they apply in relation to a high court referred to in article 214 subject to such modifications or exceptions as parliament may by law provide। अब पार्लियामेंट अगर कोई मॉडिफाई कर देता है या कोई एक्सेप्शन दे देता है तो मॉडिफिकेशन एंड एक्सेप्शंस लागू होंगे। अब दिल्ली हाई कोर्ट के जो एक्ट बना है उसके सेक्शन 5 के हिसाब से दिल्ली हाई कोर्ट को पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन दिया गया है। तो जो हमने 214 का क्लॉज 2 पढ़ा उसके हिसाब से दिल्ली हाई कोर्ट के जो रूल्स बने हैं और जो दिल्ली हाई कोर्ट का एक्ट है वो दिल्ली हाई कोर्ट को पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन देता है। अब ये पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन जो है ये किस वैल्यू तक का की बात करता है? देखो हम बात कर रहे हैं, अगर आप रूल्स उठाकर देखोगे, आप एक्ट उठा करके देखोगे, उसमें एक वर्ड एडेड है ओरिजिनल साइड। ओरिजिनल साइड ये वर्ड ऐड करा गया है। ओरिजिनल साइड का मतलब क्या है कि सूट पहली बार कहाँ फाइल होगा। जब हम बात करते हैं कोई सूट के ओरिजिन की, किसी सूट का ओरिजिन कहाँ होता है डिपेंडिंग ऑन द जुरिस्डिक्शन। CPC के हिसाब से पेक्यूनरी मैटर कहाँ है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कहाँ है ना। तो ये जो रूल्स हैं ये ओरिजिनल साइड की बात करते हैं। तो अगर कोई चीज़ का वैल्यू 2 करोड़ से ऊपर जाती है तो दो सूट कैन डायरेक्टली भी फाइल अंडर दिल्ली हाई कोर्ट। वहाँ जाकर के हम सीधे सीधे इसको फाइल कर सकते हैं।
इस चीज़ को हेल्ड भी करा गया था एक केस पर जिसका नाम है गीतिका पनवार वर्सेस स्टेट ऑफ NCT दिल्ली। इस केस में इस बात को हेल्ड भी करा गया था कि 2 करोड़ के ऊपर के मैटर को दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल करा जा सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें CPC की तो सेक्शन 122 129 ये बात करते पावर ऑफ हाई कोर्ट की, है ना। इसके अलावा सेक्शन 7 जो है दिल्ली हाई कोर्ट एक्ट का, वो पावर देता है दिल्ली हाई कोर्ट को खुद के रूल्स बनाने की। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। इसके अलावा मेरे पास एक फिल्म के नोट्स हैं, मैं उससे भी एक बार आपको कुछ हिंट्स दे देता हूँ। और उसके बाद जो ये नोट्स हैं, नोट्स को मैं अपने जो ग्रुप मैंने व्हाट्सएप में चैनल बना रखा है वहाँ मैं इसको शेयर कर दूँगा। वहाँ से जा कर के आप इस PDF को एक्सेस कर सकते हो। तो अगर आप देखोगे ये है हाई कोर्ट रूल्स, तो ये है, इसको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं एक बार। दिल्ली हाई कोर्ट रूल्स ये है सेक्शन 122 एंड 129 ऑफ CPC जो हमने बात करी अभी। सेक्शन 7 ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट एक्ट हमने बात करी। ये पावर देते हैं दिल्ली हाई कोर्ट को रूल्स बनाने की। तो इसके तहत दिल्ली हाई कोर्ट के रूल्स बने गए हैं। अभी जो ओरिजिनल साइट की मैंने बात करी थी, इसका मतलब है कि ओरिजिनली सूट कहाँ फाइल हो सकता है। अब ये है, इसको कुछ ज़्यादा खास है नहीं, मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट आपको बताता हूँ, बाकी आप जाकर पढ़ सकते हो। तो रूल्स फोर्स पे कब आएंगे, जब जो इसको नोटिफाई कर दिया जाएगा कि कब निकल करके आएंगे। देखो, एक होती है डेट ऑफ पब्लिकेशन, एक होती है डेट ऑफ नोटिफिकेशन, दोनों अलग अलग होती है। और एक होती है डेट ऑफ इनैक्टमेंट कब हुआ, नोटिफाई कब हुआ और लागू कब से होना शुरू हो गया। तो वो चीज़ यहाँ पर भी फॉलो करी जाती है। ऑल प्रोसीडिंग्स ऑन द ओरिजिनल साइट ऑफ द कोर्ट इंस्टीट्यूटेड और ट्रांसफर्ड पर्सुएंट टू प्रोविजन ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट एक्ट ऑफ 1966 और एनी अदर लॉ शेल अनलेस अदरवाइज ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट बी गवर्न बाय दीज रूल्स। ठीक है, अभी डेफिनेशंस दे रखी हैं कि एडवोकेट कौन है, जो एडवोकेट्स एक्ट के अंदर होगा। चीफ जस्टिस कौन है, दिल्ली हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। कोर्ट का मतलब CPC, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दिस कोर्ट, दैट कोर्ट का मतलब दिल्ली हाई कोर्ट। फर्स्ट हियरिंग का मतलब पहली बार कहाँ सूट फाइल करा जाएगा। देखो, फर्स्ट हियरिंग इंक्लूड्स द हियरिंग ऑफ अ सूट फॉर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज एंड एनी एडजॉर्नमेंट देयर ऑफ। अब बाकी हाई कोर्ट के पास पावर नहीं है कि उस सूट को ओरिजिनली ट्राई करे। यहाँ ट्रायल भी हो सकता है सूट्स का, ठीक है। तो हम सूट पहली बार दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल कर पा रहे हैं। इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन, interlocutory application means an application in any suit, appeal or proceeding already instituted in the court, not being a proceeding for execution of a decree or order। अब जज का मतलब क्या है, रजिस्ट्रार का मतलब क्या है, रजिस्ट्री का मतलब क्या है। देखो, जब हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स की बात करी थी, हम लोग कहीं ना कहीं बात कर रहे थे रजिस्ट्री की, रोल ऑफ रजिस्ट्रार क्या होगा, रजिस्ट्री कैसे काम करेगी। तो ये रूल्स भी कहीं ना कहीं उसी चीज़ को गवर्न करने का काम करते हैं कि केस कहाँ फाइल होगा, कैसे फाइल होगा, किस कोर्ट के आगे जाएगा, रोस्टर कैसे बनेगा, इस सब चीज़ को ये जो रूल्स हैं वो कवर करते हैं। तो इसमें जो 5 है वो है रूल 5 स्टेप्स टू बी टेकन बाय रजिस्ट्री की, ये क्या निकल कर जाएगा। अब पीरियड कैसे कैलकुलेट करोगे, वेर अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ डेज इज प्रिस्क्राइब बाय दीज रूल्स और बाय और अंडर एनी अदर लॉ और इज फिक्स्ड बाय द कोर्ट फॉर डूइंग एन एक्ट इन कंप्यूटिंग द टाइम द डे फ्रॉम विच द सेट पीरियड इज टू बी रिकन शैल बी एक्सक्लूडेड। अगर आप लिमिटेशन एक्ट पढ़ोगे तो वहाँ पर कुछ समझ में आएगा कि कैसे एक्सक्लूड करा जाता है। एंड इफ द लास्ट डे एक्सपायर्स ऑन अ डे व्हेन द ऑफिस ऑफ कोर्ट इज क्लोज्ड, the day and any succeeding days on which the court remains closed shall also be excluded। ये लिमिटेशन एक्ट को आप अगर आपने पढ़ा होगा तो उसे समझ सकते हो, ठीक है। फिर हम बात करते हैं फॉर्म्स टू बी यूज्ड, किस फॉर्म में आप जाकर काम करोगे, डिक्री, ऑर्डर, रिट एटसेट्रा कैसे रन करेंगी, ये आप बात कर रहे हो। ऑफिशियल सील, द ऑफिशियल सील टू बी यूज्ड इन द कोर्ट शैल बी सच एज ऑफ द चीफ जस्टिस मे फ्रॉम टाइम टू टाइम डायरेक्ट एंड शैल बी केप्ट इन द कस्टडी ऑफ रजिस्ट्रार। सुप्रीम कोर्ट के केस पर ये जो ऑफिशियल सील थी किसके पास थी, ये सील थी सेक्रेटरी जनरल के पास, है ना। तो काफ़ी हद तक रूल सिमिलर है। कस्टडी ऑफ रिकॉर्ड रजिस्ट्रार के पास रहेंगे, वहाँ सेक्रेटरी जनरल के पास रहते थे। आवर्स ऑफ सिटिंग, अब कब तक कोर्ट चलेगी, अनलेस अदरवाइज ऑर्डर्ड बाय द चीफ जस्टिस द कोर्ट शैल होल्ड इट्स सिटिंग ऑन ऑल वर्किंग डेज फ्रॉम 10 AM to 1 PM एंड फ्रॉम 1:45 PM to 3:45 PM, ऐसे काम करेगा। ऑफिस आवर्स क्या रहेंगे, 9:30 to 4:30 PM, है ना। अब ये सुनने का टाइम है और ये बाकी करने का टाइम है। और इसमें और दे रखा है, एनी अर्जेंट मैटर फाइल बिफोर 12 noon shall be put before the court for hearing on the following working day. In exceptional cases, it may be received thereafter for hearing on the following day with the specific permission of the honorable judge in charge, original side। तो ओरिजिनल जज इन चार्ज होगा, वो दे रखा है। फिर कोर्ट्स पावर टू डिस्पेंस विद कंप्लायंस विद द रूल, ये पावर दे रखी है। एप्लीकेशन फॉर अ पर्पस, एक एप्लीकेशन कैसा फाइल करोगे, वो दे रखा है। कोर्ट्स पावर टू इनलार्ज और अब्रिज टाइम,
ये पावर यहाँ दे रखी है। तो कोर्ट एट एनी टाइम आइदर ऑफ इट्स ओन मोशन और ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी मेक सच ऑर्डर एज, ये दे रखा है, इनहेरेंट पावर दे रखी है, और मिसलेनियस पावर दे रखी है। अब अगर आप जो ये हम लोगों का बेसिक कवर इसमें जो पॉइंट्स है कर लिए हैं, इसको आप एक बार रीड मारोगे आपको समझ में आ जाएगा। बाकी मैं आपको दिल्ली हाई कोर्ट की एक हिस्ट्री दे चुका हूँ कि दिल्ली हाई कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट कैसे हुआ था। 214 और 241 का क्या नीड है, मैंने एक केस की बात आपको बताई, गीता पनवार का केस है, वो आप अपने आंसर पर लिख सकते हो। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप मैं जो ये PDF है इसको मैं अभी व्हाट्सएप चैनल पर शेयर कर दे रहा हूँ, उसको देख करके आप पढ़ सकते हो। और हम जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ, जहां हम लोग लिमिटेशन एक्ट और बाकी चीज़ों को कवर करेंगे, और फिर मैं लिमिटेशन एक्ट को बाद में इन डेप्थ भी कवर करूँगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, हम जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।